मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अरिहंत क्लासेज के ऑनलाइन चैनल में। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे हैं ज्योग्राफी के लेसन नंबर 4 की। किसकी बात कर रहे हैं? ज्योग्राफी के लेसन नंबर 4 की। तो देखिए ज्योग्राफी का जो लेसन है वो है चार, जिसका नाम है विश्व की जनसंख्या संरचना। कि जनसंख्या की जो संरचना है वो किस प्रकार है, ठीक है ना। अध्याय 4 में हम किसका अध्ययन करेंगे? जनसंख्या और जनसंख्या की संरचनाओं का अध्ययन करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, जनसंख्या और जनसंख्या की संरचना का अध्ययन करने से पहले, जनसंख्या और जनसंख्या की संरचना का अध्ययन करने से पहले कि मानव की जो सभी आर्थिक गतिविधियां होती है, ध्यान देना, मानव कह दो या मनुष्य कह दो, कि मानव की जो सभी आर्थिक गतिविधियां होती है, मानव की सभी आर्थिक जो गतिविधियां होती हैं, ठीक है ना, क्या होती है? गतिविधियां, वो प्राकृतिक संसाधनों तथा जनसंख्या से जुड़ी हुई होती है। गतिविधियां प्राकृतिक संसाधनों व जनसंख्या से जुड़ी हुई होती है। किससे जुड़ी हुई होती है? प्राकृतिक संसाधनों व जनसंख्या से जुड़ी हुई होती है। तो यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? आर्थिक गतिविधियों की, कि मनुष्य अपना जीवन किस प्रकार निर्वहन करता है, किस प्रकार चलाता है, कौन कौन सी उसमें समस्याएं आती हैं, इन सभी बातों का अध्ययन यहाँ जनसंख्या संरचना में करेंगे। तो देखिए यहाँ दो शब्द आए हैं। ये कह रहा है कि मानव की सभी आर्थिक गतिविधियाँ किससे जुड़ी हुई होती हैं? प्राकृतिक संसाधनों तथा जनसंख्या से। किससे जुड़ी हुई होती है? जनसंख्या या प्राकृतिक संसाधनों से। तो ध्यान दीजिएगा, जनसंख्या, जनसंख्या। देखिए जनसंख्या के बारे में हम पहले भी अध्ययन कर चुके हैं कि जनसंख्या किसे कहते हैं? कि किसी भी प्रदेश में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या। जनसंख्या का अर्थ क्या होता है? किसी भी प्रदेश में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या। किसी भी प्रदेश में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या। देखिएगा, ये क्या कहलाती है? जनसंख्या कहलाती है। अर्थात जनसंख्या का क्या अर्थ होगा? कि किसी भी प्रदेश में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या कहलाती है? जनसंख्या कहलाती है। ध्यान दीजिएगा कि किसी भी प्रदेश में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या कहलाती है? जनसंख्या कहलाती है। अब आगे देखिएगा आप लोग, दूसरा शब्द आया प्राकृतिक संसाधन। ये पहला शब्द हो गया, दूसरा शब्द है प्राकृतिक संसाधन। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, प्राकृतिक संसाधनों की अगर हम बात करें कि पृथ्वी पर अथवा अन्य कोई भी ग्रह या उपग्रह पर मनुष्य अपने द्वारा उपयोग में लिए जाने वाले जो संसाधन होते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। कि पृथ्वी या अन्य ग्रह या उपग्रहों पर अपने द्वारा, पृथ्वी या अन्य कोई भी ग्रह या उपग्रह पर मानव अपने द्वारा क्या करता है? उपयोग में लेने वाली वस्तुओं को क्या करता है? प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। अर्थात जो मनुष्य के लिए उपयोगी है वो क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती हैं। प्रकृति के द्वारा जो प्राप्त संसाधन होते हैं, जैसे खनिज, मृदा, वायु, ठीक है ना, ये मनुष्य अपने उपयोग में ही लेता है इन सभी चीज़ों को। तो इन सभी चीज़ों को हमको यहाँ क्या करना है? ध्यान से समझना है, अध्ययन करना है। तो ये अर्थ थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। उसके बाद यहाँ जो हमारा टॉपिक है वो है जनसंख्या संरचना। कि जनसंख्या संरचना में क्या होता है? देखिए, उससे पहले मैंने बताया था कि सभी आर्थिक गतिविधियाँ जिनमें प्राकृतिक संसाधन व जनसंख्या से जुड़ी हुई होती है। अर्थात जनसंख्या विविध पक्षों के आधार पर, ध्यान देना, अब बात करेंगे हम जनसंख्या संरचना के अर्थ की। किसकी बात करेंगे? जनसंख्या संरचना के अर्थ की।
देखिएगा, जनसंख्या संरचना, कि जनसंख्या संरचना का क्या अर्थ होगा कि जनसंख्या का विविध पक्षों के आधार पर, जनसंख्या का विविध पक्षों के आधार पर जनसंख्या का विविध पक्षों के आधार पर, ध्यान देना किसके आधार पर कि जनसंख्या का विविध पक्षों के आधार पर समावेशित अध्ययन करना, समावेशित अध्ययन करना, वेशित समावेशित अध्ययन करना क्या कहलाता है, जनसंख्या संरचना कहलाता है। क्या कहलाता है, जनसंख्या संरचना कहलाता है। कि जनसंख्या का, ध्यान देना कि जनसंख्या का विविध पक्षों के आधार पर, जनसंख्या का विविध पक्षों के आधार पर अध्ययन करना, समावेशित अध्ययन करना जनसंख्या संरचना कहलाता है। या विभिन्न आयु वर्ग के लोगों की संख्या को, दूसरा अर्थ यह होगा, या विभिन्न आयु वर्ग के लोगों की, ध्यान देना क्या कह रहा है, विभिन्न आयु वर्ग के लोगों की संख्या को, आयु वर्ग के लोगों की संख्या को क्या कहते हैं, जनसंख्या संरचना कहते हैं। ये जनसंख्या संरचना का अर्थ हो जाएगा। ध्यान देना आप लोग कि हम यह जनसंख्या संरचना के बारे में पढ़ रहे हैं, क्या क्या अर्थ होगा कि जनसंख्या का विविध पक्षों के आधार पर जो अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना, समावेशित अध्ययन किया जाता है, जनसंख्या संरचना कहलाता है। या जनसंख्या विभिन्न आयु वर्ग के लोगों की संख्या को क्या कहते हैं, जनसंख्या संरचना कहते हैं। अब देखिए जनसंख्या संरचना के अंतर्गत किन किन पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। यहाँ हमारा जो टॉपिक है, जनसंख्या संरचना के अंतर्गत किन किन पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। देखिए जनसंख्या संरचना के अंतर्गत, ध्यान देना, जनसंख्या संरचना के अंतर्गत सबसे पहले जो हम अध्ययन करेंगे वो अध्ययन करेंगे आयु वर्ग का। किसका अध्ययन करेंगे, आयु वर्ग का। सबसे पहले जो अध्ययन करेंगे आयु वर्ग का, कि कितने वर्गों में आयु को बांटा गया है। पढ़ेंगे आगे 3 वर्गों में आयु को बांटा गया है। जनसंख्या संरचना के अंतर्गत सबसे पहले आयु वर्ग, उसके बाद आता है स्त्री पुरुष अनुपात, स्त्री पुरुष अनुपात, कि स्त्रियों की जनसंख्या कितनी है, पुरुषों की जनसंख्या कितनी है। उसके बाद स्टूडेंट देखिए स्त्री पुरुष अनुपात के बाद जो आता है इसमें, ठीक है ना, इस आयु वर्ग आ जाएगा, स्त्री पुरुष अनुपात आ जाएगा, व्यवसाय क्या आता है, व्यवसाय, ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या, ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या। देखिए यहाँ हम एक एक चीज़ का अध्ययन करेंगे टॉपिक वाइज, ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या, ठीक है ना। उसके बाद आता है साक्षरता। क्या आता है, साक्षरता, साक्षर। ये स्त्री पुरुष अनुपात को आप ध्यान दीजिएगा, लिंग अनुपात भी कह सकते हैं हम। क्या कह सकते हैं, लिंगानुपात भी कह सकते हैं इसी को। किसको, स्त्री पुरुष अनुपात को, कि इस पुरुष प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी होगी। तो दोनों का सूत्र अलग अलग निकालने का है। तो देखिए विश्व स्तर पर उल्लेखित हमें सभी पहलुओं का यहाँ अध्ययन करना होगा। विश्व स्तर पर उल्लेखित हमें यहाँ सभी पहलुओं का क्या करना होगा, अध्ययन होगा। और सभी पहलुओं में प्रादेशिक अंतर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, प्रादेशिक अंतर पाया जाता है। और कई बार पूछ लेता है कि जनसंख्या संरचना के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। कई बार यह भी पूछ लेता है कि जनसंख्या संरचना के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। तो जनसंख्या संरचना के प्रमुख घटक भी यही हैं। कौन कौन से, जो आपके जिन पहलुओं का अध्ययन कर रहे हैं। जैसे आयु वर्ग, कौन सा आएगा, आयु वर्ग। दूसरा स्त्री पुरुष अनुपात, तीसरा व्यवसाय, चौथा ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या, और नेक्स्ट जो होगा आपका वो होगा साक्षरता। क्या होगा, साक्षरता। कितने साक्षरता किसे कहते हैं, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने अनपढ़ है या, ठीक है ना, अशिक्षित हैं, उन सभी का हम यहाँ अध्ययन करेंगे। तो ये घटक भी यही हैं हमारे, ठीक है ना, ध्यान रह जाएगा। अब आगे देखिए
जनसंख्या संरचना जनसंख्या की इन विशेषताओं को प्रदर्शित करती है जिनको मापा जा सकता है। जनसंख्या संरचना जनसंख्या की इन विशेषताओं को प्रदर्शित करती है जिनको क्या कर सकते हैं, हम माप सकते हैं। तो इन सभी का मापन हो सकता है, इन सभी का क्या हो सकता है, मापन हो सकता है। जनसंख्या संरचना में किसी देश की नगरीय व ग्रामीण जनसंख्या का भी अनुपात लगाया जाता है, देखा जाता है। सामान्यतः जनसंख्या में मिलने वाली दशाओं में लिंग अनुपात, धर्म, जाति, भाषा, शिक्षा, व्यवसाय, ग्रामीण व नगरीय स्वरूप, आयु वर्ग आदि के समावेशित आधार पर जनसंख्या का अध्ययन करना क्या कहलाता है, जनसंख्या संरचना कहलाता है। अर्थात स्त्री पुरुष धर्म, ठीक है ना, इन सभी के आधार पर भी जनसंख्या का क्या किया जाता है, संरचना का अध्ययन किया जाता है। तो ये सभी चीज़ें आपको यहाँ ध्यान में रखनी होगी। प्रमुख घटक ध्यान से देख लेना कौन कौन से होते हैं। अर्थ दोबारा सुन लेना कि जनसंख्या संरचना में किसी देश की नगरीय व ग्रामीण जनसंख्या के अनुपात को क्या किया जाता है, देखा जाता है। सामान्यतः जनसंख्या में मिलने वाली दशाओं में लिंग अनुपात, धर्म, जाति, भाषा, शिक्षा, व्यवसाय, ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या, आयु वर्ग आदि के समावेशित आधार पर जनसंख्या का अध्ययन करना जनसंख्या संरचना कहलाता है। तो अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, हम घटकों का यहाँ अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो आएगा वो आएगा हमारे एज स्ट्रक्चर। क्या आएगा, एज स्ट्रक्चर, ठीक है ना। देखिए हटा देते हैं। अब ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है ना। सबसे पहले जो टॉपिक है वो है आयु वर्ग या एज स्ट्रक्चर। ध्यान देना, आयु वर्ग की हम बात करेंगे यहाँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, आयु संरचना में किसी देश या प्रदेश में पाए जाने वाले, आयु संरचना में किसी देश या प्रदेश में पाए जाने वाले विभिन्न आयु के लोगों को उनकी आयु या उम्र के अनुसार वर्गों में रखकर अध्ययन किया जाता है। कि आयु संरचना में किसी देश या प्रदेश में पाए जाने वाले आयु संरचना में, ध्यान देना, या आयु वर्ग में, आयु संरचना या आयु वर्ग में, आयु वर्ग में, आयु संरचना या आयु वर्ग में किसी देश या प्रदेश में पाए जाने वाले, किसी देश या प्रदेश में, किसी देश या प्रदेश में पाए जाने वाले, कहाँ पाए जाने वाले, देश हो या प्रदेश हो, कहीं पे भी पाए जाने वाले, ध्यान देना, देश या प्रदेश में पाए जाने वाले लोगों को उनकी आयु के अनुसार, पाए जाने वाले लोगों को उनकी आयु के अनुसार, लोगों को उनकी आयु के अनुसार वर्गों में रखकर अध्ययन किया जाता है। कहाँ रखकर अध्ययन किया जाता है, वर्गों में रखकर अध्ययन किया जाता है। देखिए बेटा एक बार इसको ध्यान से समझ लेना कि आयु संरचना में किसी देश या प्रदेश में पाए जाने वाले लोगों की आयु के अनुसार उन्हें वर्गों में रखकर उनका क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। अर्थात आयु संरचना को या आयु वर्ग को, ठीक है बेटा, यहाँ 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। किनको, आयु संरचना या आयु वर्ग को। जैसे 3 भागों में किसी भी देश की जनसंख्या को सामान्यतः 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। कितने वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, किसी भी देश की जनसंख्या को हम 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहले 0 से 14 वर्ष तक का, फिर 15 से 64 वर्ष तक का, और उसके बाद 65 वर्ष से अधिक। तो आयु संरचना को जनसंख्या के आधार पर कितने वर्गों में विभक्त कर सकते हैं, 3 वर्गों में। कितने वर्गों में, 3 वर्गों में। अब ये 3 जो वर्ग होते हैं, पहला जो वर्ग होता है वो होता है बेटा 0 से 14 वर्ष तक का, ठीक है ना। यह विभाजन क्या कहलाता है, जनसंख्या की आयु संरचना कहलाता है,
क्या कहलाता है? आयु संरचना कहलाता है। कि आयु वर्ग के आधार पर जनसंख्या का अध्ययन करना, आयु वर्ग के आधार पर, आयु वर्ग के आधार पर जनसंख्या का अध्ययन करना, जनसंख्या का अध्ययन करना जनसंख्या संरचना कहलाता है। क्या कहलाता है? जनसंख्या संरचना कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ध्यान देना आप लोग। ठीक है, कितने भागों में बांटा गया है, कितने वर्गों में बांटा गया है? 3, 0 से 14। ठीक है, 15 से 64 और 65 वर्ष से अधिक। अब देखिए 0 से 14 वर्ष एवं 65 वर्ष से अधिक उम्र लोगों को आश्रित, ध्यान देना यहां, इनकी अगर हम बात करें, यह अर्थ हो गया 3 वर्गों में बांटा गया है। तीनों वर्ग ये रहे, पहला, दूसरा, तीसरा। अब देखिए बेटा 0 से 14 व 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को, आयु वर्ग के लोगों को क्या माना जाता है? आश्रित माना जाता है। आश्रित का मतलब होता है किसी के ऊपर रहकर आश्रित माना जाता है। जैसे अभी स्टूडेंट्स हैं, अपने माता पिता के ऊपर निर्भर है। किसके ऊपर निर्भर है? अपने माता पिता के ऊपर निर्भर है। तो 0 से 14 या 64 वर्ष, 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को क्या माना जाता है? आश्रित माना जाता है। ठीक है ना। और 15 से 64 वर्ष के जो लोग होते हैं, 15 से 64 वर्ष के जो लोग होते हैं, इन्हें क्या माना जाता है? कार्यशील माना जाता है। क्या माना जाता है? कार्यशील माना जाता है। कि 0 से 14 व 15 से 64 0 से 14 एवं 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को आश्रित एवं 15 से 64 वर्ष के लोगों को कार्यशील जनसंख्या कहा जाता है। अब ये पूछता है कि विश्व में कितने प्रतिशत जनसंख्या वृद्ध जनसंख्या है? तो विश्व में 6.8% जनसंख्या, 6.8% जनसंख्या क्या है? वृद्ध है। जनसंख्या वृद्ध है। कहाँ पर? विश्व में। जनसंख्या वृद्ध है विश्व में। कहाँ पर? विश्व में। कि 6.8% जनसंख्या विश्व में क्या है स्टूडेंट्स? वृद्ध है। सबसे जो ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है? जापान में। विश्व में सबसे ज़्यादा जो वृद्ध जनसंख्या है कहाँ मिलती है? जापान में मिलती है। कहाँ पर मिलती है? जापान में मिलती है। विश्व की लगभग 35.2% जनसंख्या युवा वर्ग में है। देखिए वृद्ध कितने हैं? 6.8। अब युवा वर्ग की बात करें, हम किन की बात करेंगे? युवा वर्ग की। तो विश्व में 35.2% जो जनसंख्या है वो युवा है। कितनी है? युवा है। विश्व में 35.2% जनसंख्या युवा है, जिसमें सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो अफ्रीका महाद्वीप में मिलती है। कहाँ मिलती है? अफ्रीका महाद्वीप में मिलती है। असंतुलित आयु संरचना किसी देश की आर्थिक व्यवस्था पर प्रभाव डालती है। किस पर डालती है? आर्थिक अव्यवस्था पर प्रभाव डालती है। एक छोटी सी परिभाषा है आयु संरचना की, ध्यान से सुनना आप लोग। सबसे पहले तो आपसे पूछेंगे आयु संरचना में कितने वर्गों में बांटा गया है? आयु संरचना को 3 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में। 0 से 14, 15 से 64 और 65 वर्ष से अधिक। यहाँ मैंने बताया है कि जो 0 से 14 और 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के जो लोग होते हैं आश्रित माने जाते हैं, और 15 से 64 वर्ग आयु वर्ग के लोग कार्यशील माने जाते हैं। 6.8% जनसंख्या वृद्ध है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या जापान में पाई जाती है। युवा वर्ग में कितनी प्रतिशत जनसंख्या है? 35.2%। सर्वाधिक कहाँ रहती है? अफ्रीका महाद्वीप में निवास करती है। देखिए आयु संरचना। आयु संरचना विभिन्न आयु वर्गों में, आयु संरचना विभिन्न आयु वर्गों में लोगों की संख्या दर्शाती है। इसमें किसी देश या प्रदेश की आश्रित जनसंख्या, श्रम शक्ति एवं रोजगार की स्थिति का पता चलता है। इसकी सहायता से भविष्य में जनसंख्या वृद्धि का अनुमान भी लगाया जा सकता है। आयु संरचना से ही भविष्य में किसी देश के विकास या विकास से पुनः पिछड़ेपन की स्थिति निर्धारित हो सकती है। आयु संरचना राष्ट्र के आर्थिक स्वरूप को भी दर्शाती है।
तो आयु संरचना क्या करती है, राष्ट्र का जो आर्थिक स्वरूप है उसको भी दर्शाती है। पूछा जाता है कि विश्व के कितने प्रतिशत जनसंख्या युवा है, 35% जनसंख्या युवा वर्ग में है, लगभग 35% जनसंख्या। किसी भी देश की जनसंख्या को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है, 0 से 14 वर्ष, 15 से 64 और 65 वर्ष से अधिक आयु के होते हैं। उनका यह विभाजन जनसंख्या की आयु संरचना कहलाता है। ये आपके जो टॉपिक होता है आयु संरचना का, किसका टॉपिक होता है, आयु संरचना का, ठीक है ना। तो यहाँ आपके आयु संरचना से जो नेक्स्ट मैंने जो घटक बताया था आपको, ठीक है ना, स्त्री पुरुष अनुपात या लिंग अनुपात, उसका अध्ययन करेंगे। देखिए सेकंड नंबर जो बेटा स्त्री पुरुष अनुपात या लिंगानुपात। ध्यान देना, किसकी बात करेंगे हम यहाँ, स्त्री पुरुष अनुपात अथवा लिंगानुपात। देखिए जनसंख्या में लिंग अनुपात पुरुष तथा स्त्रियों के बीच संतुलन का एक सूचक होता है। जनसंख्या में लिंग अनुपात पुरुष तथा स्त्रियों के बीच संतुलन का एक सूचक होता है। लिंग अनुपात ज्ञात करने हेतु प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या ज्ञात की जाती है, ठीक है ना। प्रति 1000 पुरुषों पर क्या किया जाता है, स्त्रियों की जनसंख्या ज्ञात की जाती है। देखिए प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। जो आप आज का टॉपिक है वो है लिंगानुपात। तो देखिए प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को क्या कहते हैं हम, स्त्रियों की संख्या को स्त्री पुरुष अनुपात या लिंगानुपात कहते हैं। स्त्री पुरुष अनुपात या लिंगानुपात कहते हैं। देखिए प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात माना जाता है। सामान्यतः जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के बीच के अनुपात को, ध्यान देना, सामान्यतः जनसंख्या, तो जनसंख्या में तो स्त्री होते हैं बेटा, पुरुष भी होते हैं। तो जनसंख्या में स्त्री और पुरुष की जनसंख्या के बीच के अनुपात को क्या कहते हैं, लिंगानुपात कहते हैं। देखिए विश्व में जनसंख्या स्त्री पुरुष अनुपात ज्ञात करने का सूत्र अलग है और भारत में जनसंख्या अनुपात ज्ञात करने का सूत्र अलग है। दोबारा से सुन लेना लिंगानुपात के बारे में कि प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या जो वर्तमान में घटती जा रही है। तो देखिए हम यह बात करें विश्व स्तर पर, किस पर, विश्व स्तर पर। तो देखिए यहाँ विश्व में लिंगानुपात निकालने का जो सूत्र है वो इस प्रकार है कि पुरुषों की संख्या, किसकी संख्या, पुरुषों की संख्या बटे स्त्रियों की संख्या इंटू 1000। तो विश्व में लिंगानुपात ज्ञात करने का जो सूत्र होगा वो इस प्रकार होगा कि पुरुषों की जनसंख्या बटे स्त्रियों की जनसंख्या इंटू 1000। अब देखिए भारत में जनसंख्या ज्ञात करने का जो सूत्र होगा वो होगा बेटा स्त्रियों की जनसंख्या, स्त्रियों की जनसंख्या बटे पुरुषों की जनसंख्या। दोनों में ध्यान रखना बेटा अंतर है कि विश्व में लिंगानुपात ज्ञात करने का क्या सूत्र होगा, पुरुषों की संख्या बटे स्त्रियों की संख्या इंटू 1000। और भारत में ज्ञात करने का क्या सूत्र होगा बेटा, ध्यान रखना कि स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या इंटू 1000, ठीक है ना, अथवा प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है। तो देखिए सामान्यतः विश्व के लगभग सभी देशों में पुरुष जन्म स्त्री जन्म से अधिक होता है। सामान्यतः विश्व के सभी देशों में, भारत की हम बात नहीं करें, विश्व के सभी देशों में पुरुष जन्म से अधिक कौन सा जन्म होता है, वो सॉरी स्त्रियों से अधिक किनका जन्म होता है, पुरुष का।
क्योंकि सब एक इच्छा रखते हैं कि उनके घर में पुत्र का जन्म हो, ठीक है ना। और इसी भेदभाव ने स्त्रियों की संख्या को क्या कर दिया है, कम कर दिया है। आगे देखिएगा बेटा कि सामान्यतः विश्व के लगभग सभी देशों में पुरुष जन्म स्त्रियों की तुलना में अधिक होता है, परंतु जन्म के पश्चात किसके पश्चात, जन्म के पश्चात स्थितियां क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। जिन प्रदेशों में लिंग भेदभाव अनियंत्रित होता है, लिंग भेदभाव क्या होता है, अनियंत्रित होता है, वहाँ लिंग अनुपात निश्चित रूप से स्त्रियों के प्रतिकूल होता है। इन क्षेत्रों में स्त्री भ्रूण हत्या, जन्म से पहले ही क्या किया जाता है, कन्या भ्रूण हत्या तथा स्त्री शिशु हत्या और स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा की प्रथा प्रचलित है, ठीक है ना। आगे देखिए, और कन्या भ्रूण हत्या, कन्या शिशु हत्या, स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा प्रजनन के दौरान मृत्यु प्रतिकूल लिंगानुपात के कारण है। विश्व में औसत लिंगानुपात कितना मिलता है, देखिए विश्व में जो औसत लिंगानुपात मिलता है वो 985 मिलता है। कितना मिलता है, 985। कितने पे, 1000 पे। अर्थात विश्व में जो औसत लिंगानुपात पाया जाता है, कितना पाया जाता है स्टूडेंट्स, 985 पाया जाता है। अब आगे देखिए, यूरोप महाद्वीप में सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है। कितना पाया जाता है, यूरोप महाद्वीप में सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है। यूरोप महाद्वीप की बात करें तो वहाँ पुरुषों से ज़्यादा स्त्रियों की संख्या है 1072, जबकि अफ्रीका महाद्वीप में सबसे कम पाया जाता है। सर्वाधिक यूरोप में पाया जाता है, कौन से महाद्वीप में, यूरोप में, और सबसे कम अफ्रीका महाद्वीप में 1072 स्त्रियों की संख्या। पुरुषों की संख्या, स्त्रियों की संख्या की अफ्रीका महाद्वीप में बात करें तो 957, कितनी पाई जाती है, 957, और औसत जो पाई जाती है वो 985 पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, 985 पाई जाती है। देखिए हम यहाँ बात कर रहे हैं लिंगानुपात की, कि प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। तो विश्व का जो लिंगानुपात है वो 985 है। कितना है स्टूडेंट्स, 985 है। अब देखिए आगे कि विश्व में ग्रामीण नगरीय लिंगानुपात भिन्न भिन्न मिलता है। पश्चिमी देशों के ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से अधिक, जबकि नगरों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक मिलती है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो क्या मिलता है, पुरुषों की संख्या अधिक मिलती है, और नगरीय क्षेत्रों में किसकी जनसंख्या ज़्यादा मिलती है, स्त्रियों की जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है। जो एशियाई राष्ट्रों के विपरीत किसको दर्शाते हैं, स्थिति को दर्शाते हैं। लिंगानुपात की भिन्नता के आधार पर विश्व को 4 भागों में बांटा है। लिंगानुपात की भिन्नता के आधार पर विश्व को कितने भागों में बांटा है, 4 भागों में। पहला जो भाग है बेटा वो है अत्यधिक स्त्री अधिकता वाले देश, दूसरा स्त्री अधिकता वाले देश, तीसरा है पुरुष अधिकता वाले देश, और चौथा है अत्यधिक पुरुष अधिकता वाले देश, ठीक है ना। ये लिंगानुपात का आपका पोर्शन होता है, स्त्री पुरुष अनुपात वाला। तो देखिए लिंग संरचना द्वारा सभी राष्ट्र के स्त्री पुरुषों की संख्या का पता लगाया जाता है। किसका पता लगाया जाता है, आगे देखिए कि लिंग संरचना के माध्यम से निम्न, मध्यम व उच्च आयु वर्ग में होने वाले परिवर्तनों की स्थिति का पता चलता है। लिंग संरचना में प्रजनन दर का पता भी लगाया जाता है। आगे देखिएगा आप कि लिंगानुपात में कि भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर क्या कहा जाता है बेटा, स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। इसी के साथ जो आज हमारे जो 2 टॉपिक हैं, और वो 2 टॉपिक कौन कौन से थे, पहला था आयु संरचना, ठीक है ना, दूसरा था लिंगानुपात। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है आपका वो आता है जनसंख्या संगठन। कौन सा आता है, जनसंख्या संगठन आता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जनसंख्या संगठन की अगर हम बात करें, किसकी, तो जनसंख्या संगठन में किसी देश की ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या का अनुपात लगाया जाता है, जनसंख्या संगठन। तीसरा जो टॉपिक आएगा कौन सा आएगा बेटा, जनसंख्या संगठन। जनसंख्या संगठन में किसी देश की ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या का, ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या का क्या किया जाता है, पता लगाया जाता है। ध्यान देना,
जनसंख्या संगठन में किसी देश की नगरीय व ग्रामीण जनसंख्या के अनुपात को देखा जाता है। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में आयु, लिंग, संगठन, व्यावसायिक संरचना, जनसंख्या का घनत्व तथा विकास स्तर अलग अलग होता है। नगरीय जनसंख्या के वितरण के अनुसार विश्व को उच्च नगरीकृत, मध्यम नगरीकृत व न्यून नगरीकृत क्षेत्रों में बांटा गया है। देखिए यहाँ जनसंख्या संगठन की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं? जनसंख्या संगठन की। तो जनसंख्या संगठन में जो विश्व की जो जनसंख्या है उसको ग्रामीण व शहरी या नगरीय अनुपात में बांटा गया है। किस में बांटा गया है? ग्रामीण व नगरीय अनुपात में बांटा गया है। अर्थात जनसंख्या संगठन में किसी देश की नगरीय व ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात किया जाता है। किसका अनुपात किया जाता है? ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या का अनुपात किया जाता है कि विश्व की कुल जनसंख्या 50% से अधिक जनसंख्या कहाँ निवास करती है? नगरों में निवास करती है। और विश्व स्तर पर नगरीय जनसंख्या प्रतिवर्ष 6 करोड़ की वृद्धि हो रही है। ये सब आपके पास नोट्स में उपलब्ध है, ठीक है ना। तो बेटा जो टॉपिक था आज जनसंख्या संगठन, उसके बाद आता है बेटा साक्षरता। क्या आता है? साक्षरता। कि जो व्यक्ति 7 वर्ष से ऊपर का जो बालक है, ठीक है ना, 7 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति, बालक कह दो या व्यक्ति कह सकते हैं, ठीक है ना, जो लिखना पढ़ना जानता हो, ठीक है ना। अर्थात साक्षरता द्वारा जनसंख्या के गुणात्मक पहलुओं का अध्ययन होता है। साक्षरता द्वारा किसका अध्ययन होता है? गुणात्मक पहलुओं का अध्ययन होता है। यह सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक होती है। साक्षरता क्या होती है बेटा? सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक होती है। सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक होती है क्या? साक्षरता, ठीक है ना। कि सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक क्या होती है बेटा? साक्षरता होती है। साक्षरता जनसंख्या के प्रजनन, मृत्यु दर वे व्यवसाय आदि पक्षों को प्रभावित करती है। साक्षरता दर को प्रभावित करने वाले कारकों में आर्थिक विकास का स्तर, नगरीकरण, जीवन स्तर, महिलाओं की सामाजिक उन्नत व नगरीय अवस्थाएं, उच्चतम साक्षरता दर व निम्न साक्षरता दर व उच्च शैक्षणिक स्तर को दर्शाया जाता है। किसमें? साक्षरता में, ठीक है ना। आगे देखिए कि साक्षरता में पहले जैसे बताया था आपको कि जो व्यक्ति अच्छे बुरे का अंतर कर सके, क्या कर सके? कि साक्षरता से अभिप्राय मानव की ऐसी स्थिति से जिसमें व्यक्ति अपने भाव विचार दूसरों को समझ सके व दूसरों को समझा सके, या पढ़ना लिखना व तार्किक गणना कर सके। क्या कहलाता है? साक्षरता कहलाता है। देखिए साक्षरता में क्या होता है कि वह व्यक्ति जो पढ़ना लिखना जानता हो या अपने विचार दूसरों को समझा सके या दूसरों के विचार स्वयं समझ सके, वही व्यक्ति क्या कहलाता है? साक्षर कहलाता है। जित पे अड़िग रहना साक्षरता का साक्ष्य नहीं है, ठीक है ना। साक्षरता ये होती है। फिर उसके बाद जो बेटा नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है आपके व्यावसायिक संरचना, जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना। इससे पहले हम 2 का अध्ययन कर चुके हैं बेटा, आयु संरचना व लिंगानुपात। इन 5 घटकों का हमें अध्ययन करना है। अब देखिए जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना। व्यावसायिक संरचना में कुल जनसंख्या में व्यावसायिक संरचना में कुल जनसंख्या में कार्यरत जनसंख्या के विभिन्न व्यवसाय अथवा कार्यों में लोगों की संलग्नता का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? लोगों की संलग्नता का अध्ययन किया जाता है। किसी निश्चित आर्थिक कार्य के अंतर्गत जुड़ी हुई सक्रिय जनसंख्या के आनुपातिक वितरण को जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना कहते हैं। कार्यशील जनसंख्या का आयु वर्ग जो होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि 3 भागों में आयु संरचना को बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, 0 से 14, 15 से
64 और 65 वर्ष से अधिक। जो कार्यशील जो जनसंख्या होती है वो 15 से 64 वर्ष तक की होती है। कार्यशील जो जनसंख्या होती है, ठीक है ना, व्यवसायिक जो करती है वो 15 से 64 वर्ष तक की जनसंख्या करती है। 15 से 64 वर्ष तक की जनसंख्या करती है। 0 से 14 और 65 वर्ष से अधिक क्या होते हैं? आश्रित होते हैं। विश्व के विकासशील देशों या विकसित होती अर्थव्यवस्थाओं में द्वितीयक व तृतीयक कार्यों में कार्यशील जनसंख्या का अनुपात अधिक सक्रिय होता है। ठीक है ना। इसी के साथ आज जो चैप्टर है हमारा ये व्यवसाय में क्या होता है बेटा? कृषि, वानिकी, आखेट, शिकार, मत्स्य पालन, पशुपालन, खनन, उत्खनन, विनिर्माण, उद्योग निर्माण कार्य, बिजली, गैस, जल, स्वास्थ्य सेवाएं, वाणिज्य, परिवहन, भंडारण एवं संचार सेवा आदि शामिल किए जाते हैं। ठीक है ना। ये सब जनसंख्या की व्यवसायिक संरचनाओं में किया जाता है। किन किन चीज़ों से हम व्यवसाय कर सकते हैं। इसी के साथ जो आज का हमारा जो मुख्य टॉपिक था, ठीक है ना, कौन सा? विश्व की जनसंख्या संरचना को प्रमुख 5 घटक है। पहला है आयु संरचना, दूसरा लिंगानुपात, 3rd नंबर पे आता है जनसंख्या संगठन, 4थे नंबर पर बेटा साक्षरता, 5वां है जो जनसंख्या की व्यवसायिक संरचना है। इसी के साथ हमारा जो ये 4th चैप्टर है ये कंप्लीट होता है और नोट्स आपको उपलब्ध करवाई दिए हैं।